उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से एक्सटर्नल सीएसएस काम करता है एंड किस तरह से एक्सटर्नल सीएसएस को आप आपके जो वेब पेज है वहां पर आप लोग यूज कर सकते हो। बहुत ही यूजफुल होता है ये एक्सटर्नल सीएसएस, आप लोग समझ गए होंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीएसएस के अंदर, एक्सटर्नल सीएसएस, तो इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा। हेलो एवरीवन, सीएसएस के इस पार्ट पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग इस पार्ट पे देखेंगे कि किस तरह से हम लोग सीएसएस पे एक्सटर्नल सीएसएस को यूज कर सकते हैं। तो पिछले पार्ट पे ही हम लोग देखे थे कि इंटरनल सीएसएस क्या होता है एंड किस तरह से उसको हम लोग का जो वेबसाइट है उस पे यूज कर सकते हैं। एंड उसी तरह से आज हम लोग देखेंगे कि एक्सटर्नल सीएसएस क्या होता है एंड इसको किस तरह से यूज किया जाता है कोई भी वेबसाइट पे। एंड आज की इस वीडियो पे आप लोग अगर नए हो तो काइंडली ऊपर पे जो आई बटन है वहां पर आप लोग क्लिक कर दो। वहां पर ही आप लोग ये जो फुल कोर्स है उसका पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, या फिर आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हो। वहां पर भी आप लोगों का फुल कोर्स का जो प्लेलिस्ट है स्टेप बाय स्टेप वो आपको वहां पर मिल जाएगा। एंड अगर आपको वीडियोस अच्छा लगता है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दीजिएगा एंड ईच एंड एवरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा ताकि नया जो वीडियो सामने आने वाला है वो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग का जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग चले जाएंगे ई ड्राइव पर एंड उसके बाद हम लोग चले जाएंगे वेब कैंपस के अंदर। एंड यहाँ पर आने के बाद आप लोग एक काम कीजिए, जो पिछला वाला जो फोल्डर है इसको हम लोग कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। एंड यहाँ पर हम लोग 17 के बजाय यहाँ पर हम लोग दे देते हैं 18। ठीक है, तो चलिए ये जो अभी ये फोल्डर है इसको अभी हम VS कोड पे ओपन कर लेते हैं। VS कोड ओपन हो जाने के बाद आप लोग यहाँ से ओपन फोल्डर पे क्लिक कर दो एंड यहाँ से आप लोग वेब कैंपस के अंदर चले जाओ एंड 18 फोल्डर को चूज करके आप लोग ऐड पे क्लिक कर दो। तो देखिएगा ये जो फोल्डर है ये यहाँ पर चला आया है एंड इसको डबल क्लिक कर दो। तो हम लोग पिछले ट्यूटोरियल पे जितना भी कुछ किए थे यहाँ पर सब कुछ आप देख पाओगे। तो यहाँ पर से हम लोग एक काम करते हैं, पहले तो ये जो 16 है इसको हम कर देते हैं 18। ठीक है, तो देखिए पिछले पार्ट पे हम लोग देखे थे कि इंटरनल सीएसएस किस तरह से काम करता है। तो चलिए पहले इसका जो आउटपुट है वो हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग इस फोल्डर के अंदर जाएंगे एंड ये जो फाइल है इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये ब्राउजर पे ओपन हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो देखिए इंटरनल सीएसएस हम लोगों ने सीखा एंड ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो इंटरनल सीएसएस से भी अच्छा है एक्सटर्नल सीएसएस, वो कहां पर है चलिए हम लोग देखते हैं। मान लीजिए हम लोग यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करते हैं, एक नया फाइल, जैसे कि हम लोग राइट क्लिक किए एंड यहाँ पर से न्यू फाइल पे क्लिक कर दिया हूं मैं। एंड यहाँ पर हम लोग मान लीजिए मैं दे दिया about.html। ठीक है, ये वाला फाइल को मैं दे दिया। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं एक बार जो HTML का स्ट्रक्चर है वो ले आता हूँ एंड यहाँ पर मान लीजिए कुछ एक H1 वगैरह है, जैसे कि H1 मान लीजिए इंटू होगा 3 एंड हर एक H1 के अंदर ये लिखा हुआ होगा कि हेडिंग एंड हेडिंग 1 2 3 इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ, ये हो गया। एंड मान लीजिए कुछ एक पैराग्राफ्स रहेगा, जैसे कि P टैग रहेगा, ये भी 3 ठो ही रहेगा एंड हर एक P टैग के अंदर मैं देना चाहता हूं कि पैराग्राफ बोल के एक लिखा हुआ हो। पैराग्राफ एंड स्पेस दे के आप डॉलर दे दो, तो इससे क्या होगा पैराग्राफ 1 2 3 करके इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, मैं टैब प्रेस कर दिया, देखिए ये चीज हो गया। अभी देखिए मैं जब इसको सेव करूंगा एंड यहाँ पर आने के बाद जब मैं इसको ओपन करूंगा तो यहाँ पर कुछ भी स्टाइल्स वगैरह नहीं है, राइट। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक हम लोग ये जो about.html फाइल है इसको ना हम इनलाइन सीएसएस दिए एंड ना हम इंटरनल सीएसएस दिए, राइट। अभी आप अगर चाह रहे हो कि index.html पे H1 एंड P के ऊपर जो भी स्टाइल है वो आप about.html के जो H1 एंड P टैग्स है वहां पर आप देना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आपको यहाँ पर से ये जो पूरा स्टाइल टैग है इसको उठाना पड़ेगा, यहाँ पर जाना पड़ेगा एंड जाने के बाद आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना पड़ेगा, राइट। तो ही आप देख पाओगे कि यहाँ पर जाने के बाद जब आप रिफ्रेश करोगे तो देखिएगा ये जो पूरा आउटपुट है ये चेंज हो गया, राइट। मींस स्टाइल अभी अप्लाई हो रहा है किसके ऊपर, अबाउट के ऊपर। ठीक है, तो ये तो हो गया, ये पूरा सही तरीका है। बट मान लीजिए हम लोगों के पास अभी ये 2 पेजेस है, राइट। मान लीजिए हम लोगों के पास 100 पेजेस है एंड वो 100 पेजेस के ऊपर ये सेम स्टाइल अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो सेम स्टाइल है जो इंटरनल स्टाइल है इसको आपको देना पड़ेगा। ठीक है, आप दे दिए। अभी आपका रिक्वायरमेंट आया कि ये जो P टैग है इसका बैकग्राउंड कलर सभी पेज पे पहले क्या था, येलो था या फिर ये कलर था, तो आप उसको चेंज करके दूसरा एक कलर देना चाहते हो। तो एक बार सोचिए आपको ये जो बैकग्राउंड कलर है ये सभी पेज को देना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको 100 पेज के अंदर जाना पड़ेगा इंडिविजुअली, जैसे कि पहले HTML फाइल पे जाना पड़ेगा, उसके बाद इस कलर को चेंज करना पड़ेगा, फिर आपको about.html पे जाना पड़ेगा, देन आपको ये बैकग्राउंड कलर चेंज करना पड़ेगा। इस तरह से जितना भी सारा पेजेस है आपको सभी के अंदर जाना पड़ेगा एंड वहां पर जाकर ये जो P टैग का बैकग्राउंड कलर है उसको चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो एक बार सोचिए
ये काम कितना टीडियस होगा एंड कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा, राइट। तो यहाँ पर ही आता है एक्सटर्नल सीएसएस का काम। देखिए मान लीजिए ये जो हम लोगों ने किया कि इंटरनल स्टाइल शीट को हर एक पेज पे हेड टैग के अंदर हम लोगों ने कॉपी पेस्ट कर दिया, तो इसको ना करके अगर ऐसा होता कि ये जो स्टाइल है ये एक जगह पर ही है एंड वहां पर चेंज करने से ये जो 100 फाइलें हैं वहां पर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, तो कितना अच्छा होता है ना। तो वही काम हम लोग आज सीखेंगे एक्सटर्नल सीएसएस के माध्यम से कि हम लोग सीएसएस जो है वो एक ही जगह पर रखेंगे, रेदर एक ही फाइल पर रखेंगे। जब भी मुझको कोई भी सीएसएस चेंज करना पड़ेगा मैं उस फाइल पे चेंज करूंगा एंड उसका इफेक्ट पूरा जितना भी सारा मेरा पेजेस है वहां पर ऑटोमेटिकली पड़ जाएगा। मुझको इंडिविजुअल पेज पे जाने का कोई भी जरूरत नहीं है एंड इंडिविजुअल पेज पे जाने के बाद इंडिविजुअली आपका इंटरनल सीएसएस चेंज करने का कोई भी जरूरत नहीं है। मैं एक ही फाइल पे चेंज करूंगा एंड उसका इफेक्ट जितना भी सारा पेजेस है वहां पर ऑटोमेटिकली पड़ जाएगा। तो इसके लिए चलिए हम लोग एक काम करते हैं। हम लोग अभी है क्लास 18 के अंदर, देखिए वहां पर दो फाइल है, राइट। एक है index.html, एक है about.html। तो हम लोग यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम लोग देंगे style.css, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग राइट क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर से हम लोग न्यू फाइल पे क्लिक कर देते हैं एंड यहाँ पर आप लोग दे दो कि style.css, इंटर प्रेस कर दो। देखिए यहाँ पर एक फाइल क्रिएट हो गया जिसका एक्सटेंशन है .css। मीन हम लोग जब HTML कर रहे थे तो ईच एंड एवरी फाइल का एक्सटेंशन था .html बोल के, एंड अभी हम लोग एक CSS फाइल क्रिएट किए जिसका एक्सटेंशन है .css एंड इसके अंदर हम लोग क्या रखेंगे, ये जो हम लोग इंटरनल CSS के अंदर दे रहे थे अभी तक स्टाइल टैग के अंदर, उसी चीज को हम लोग यहाँ से कट करके या फिर कॉपी करके हम लोग सिर्फ यहाँ पर दे देंगे। यहाँ पर स्टाइल टैग लिखने का कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ CSS रहेगा। मींस ये जो डिक्लेरेशन है, प्रॉपर्टी नेम है, वैल्यू है, ये रहेगा, ठीक है। इसको मैं सेव कर दिया। तो देखिए अभी क्या हुआ, aboutus.html या फिर about.html पे कोई भी CSS मेरा लिखा हुआ नहीं है। मैं यहाँ पर से स्टाइल टैग क्लोज कर देता हूँ एंड एज यूजुअल यहाँ पर जो index.html है यहाँ पर से भी मैं स्टाइल को रिमूव कर दिया, ठीक है। देखिए रिमूव कर दिया। तो इससे इफेक्ट क्या होगा, मैं अगर कोई भी एक पेज पे जाऊंगा, देखिए यहाँ पर भी कोई स्टाइल नहीं है एंड यहाँ पर भी कोई भी स्टाइल नहीं है। यहाँ पर क्यों स्टाइल है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने एक इनलाइन स्टाइल शीट लिखा था इसीलिए, ठीक है। तो देखिए अभी हम index.html पे हैं, तो अभी देखिए हम लोगों का जो CSS है वो अभी एक फाइल के अंदर है, राइट। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो फाइल है उसको यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंक्लूड करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए कोई भी एक एक्सटर्नल CSS को आप अगर चाहते हो आपका जो HTML फाइल है वहां पर आप इंक्लूड करोगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये चीज देना पड़ेगा कि यहाँ पर मैं शॉर्टकट ही आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप लोग जब भी लिंक लिखोगे तो यहाँ पर देखिए एमिट का जो एब्रिविएशन है यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहा है link:CSS, आप इसके ऊपर क्लिक कर दो। तो देखिए इस तरह का एक चीज आपके सामने चला आएगा कि लिंक रेल इक्वल टू स्टाइल शीट href इक्वल टू style.css, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है कि आप एक स्टाइल शीट को इंक्लूड करना चाहते हो इस HTML पेज के अंदर एंड वो स्टाइल शीट कौन सा है उसको आपको ये href के अंदर देना पड़ेगा। एंड ये जो href है ये हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया था जब हम लोग एंकर टैग को लेके एक्सप्लोर किए थे कि पाथ किस तरह से काम करता है, राइट। मींस आप इस फाइल को यहाँ पर देना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा कि index.html के ऊपर बेस करके ये style.css को ढूंढना पड़ेगा कि index.html जहां पर है वहां पर से style.css कहां पर है। तो अभी index.html जहां पर है देखिए वहां पर ही style.css है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख दिए कि style.css, ठीक है। तो देखिए ये चीज देने से ही हो जाएगा, हम लोगों का कोई भी कुछ देने का जरूरत नहीं है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर सेव किए एंड हम लोग कहाँ पर किए, ये index.html पे। तो चलिए हम लोग index.html पे चले जाते हैं एंड यहाँ पर जाने के बाद आप लोग यहाँ पर रिफ्रेश पे प्रेस करो। देखिए जितना भी सारा CSS है वो अप्लाई हो गया है, राइट। बट अभी about.html पे अगर जाओगे तो यहाँ पर कुछ अप्लाई हुआ है क्या, नहीं हुआ है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो सेम चीज है इस चीज को about us पे भी देना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो CSS है उसका इफेक्ट ये वाला जो पेज है यहाँ पर अप्लाई हो। तो उसके लिए मुझको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको वो जो CSS फाइल है उसको आपको लिंक करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पर दे दो कि link:CSS, उसके बाद एंटर या फिर टैब प्रेस कर दो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये चीज लिंक्ड हो गया अभी, ठीक है। अभी ये जो पूरा यहाँ पर जितना भी सारा टैग है इसके ऊपर कौन सा CSS अप्लाई होगा, ये जो style.css के ऊपर आपने जो भी लिखे हो वो चीज अप्लाई होगा, मींस ये वाला CSS अप्लाई होगा, ठीक है। देखिए मैं इसको सेव कर दिया एंड यहाँ पर जाने के बाद मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर भी वो जो इफेक्ट है वो अप्लाई हो रहा है, राइट। तो देखा इसी तरह से काम करता है एक्सटर्नल CSS। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, मान लीजिए ये जो एक्सटर्नल CSS है ये
करीब आप 10 या फिर 15 पेजेस पे आप अप्लाई किए हो एंड आपका रिक्वायरमेंट अभी ये है कि हर एक पेज का जो H1 है उसका बैकग्राउंड कलर येलो ना हो के दूसरा कुछ होगा। तो देखिए, अगर आप इनलाइन सीएसएस से करोगे ये चीज या फिर इंटरनल सीएसएस से करोगे तो आपको क्या करना पड़ता, आपको वो जो 15 पेजेस है सभी के अंदर जाना पड़ता एंड उसके बाद आपको वो जो स्टाइल है उसको चेंज करना पड़ता है ना। बट अभी आप एक्सटर्नल सीएसएस सीख गए हो तो आपने क्या किया, हर एक पेज के अंदर ये जो सीएसएस है इसको आप लिंक कर दिए हो। अभी आपका काम देखिए कितना इजी हो गया। आपको मान लीजिए H1 का बैकग्राउंड कलर चेंज करने को बोला गया है तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ ये जो स्टाइल डॉट सीएसएस है वहां पर जाओगे एंड ये जो H1 का बैकग्राउंड कलर है उसको आप येलो से क्या कर दोगे, मान लीजिए कुछ एक आपका ये कलर आप देना चाहते हो तो मैंने इसको ये कर दिया, ठीक है। तो आप देख पाओगे आपका जितना भी सारा पेजेस होगा उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो गया, राइट। देखिए यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा एंड यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यही होता है असल बेनिफिट आप अगर एक्सटर्नल सीएसएस यूज करोगे तो देखिए हम लोगों को मैक्सिमम टाइम ही एक्सटर्नल सीएसएस यूज करना पड़ेगा। हाँ, कुछ एक टाइम आएगा जहां पर हम लोगों को इंटरनल सीएसएस एंड कभी कभी इनलाइन सीएसएस भी जरूरत पड़ेगा, बट वो बहुत ही कम आता है। बट आता है जब भी हम लोगों को इस तरह का रिक्वायरमेंट आएगा या फिर इस तरह का सिचुएशन आएगा जहां पर हम लोग इंडिविजुअली कोई भी एक पेज का एक पर्टिकुलर एलिमेंट को दूसरा एक स्टाइल देना चाहते हैं एंड आप बोल सकते हो कोई भी स्टाइल को हम लोग ओवरराइट करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट है, मान लीजिए यहाँ पर एक इंटरनल स्टाइल भी है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर एक्सटर्नल सीएसएस दे दिए हो तो यहाँ पर आप इंटरनल सीएसएस या फिर इनलाइन सीएसएस नहीं यूज कर सकते, आप ऑब्वियसली कर सकते हो। देखिए हम लोग यहाँ पर क्या किए, हम लोग यहाँ पर एक एक्सटर्नल सीएसएस यूज किए, राइट। तो आप लोग यहाँ पर चाहो तो आप लोग इंटरनल सीएसएस भी यूज कर सकते हो एंड साथ ही साथ आप लोग इनलाइन सीएसएस भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए तो यहाँ पर स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर आपने क्या किया था, पी का एक बैकग्राउंड कलर दिया था, राइट। तो आप मान लो कि ये जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है यहाँ पर आप एक दे दिए कि पी टैग का बैकग्राउंड कलर होगा, मान लीजिए बैकग्राउंड हाइफन कलर आप दे रहे हो, मान लीजिए ये वाला चीज, ठीक है। आप ये चीज दे दिए पी टैग का बैकग्राउंड कलर एंड यहाँ पर आने के बाद आपने ये वाला पी टैग का कलर ये दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज आप देख पाओगे, देखिए मैंने पिछले वीडियो पे ही बोला था यहाँ पर प्रायोरिटी का सब कुछ खेल है, ठीक है। तो ब्राउजर जब आपका ये जो पूरा फाइल है ये क्या करता है, ये रीड करते करते आता है पूरा ऊपर से, ठीक है। एंड ब्राउजर को जो भी लास्ट सीएसएस मिलेगा उसको ही वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता है, राइट। जैसे कि मान लीजिए देखिए ब्राउजर जब यहाँ से पूरा जो HTML का जो फाइल है वो जब रीड करते करते हुए आएगा तो यहाँ पर वो नोटिस करेगा कि यहाँ पर एक स्टाइल डॉट सीएसएस है, राइट। एंड वो स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर जितना भी सारा आपका सीएसएस लिखा हुआ है वो उसको इस बॉडी के अंदर अप्लाई कर देगा। मींस आपने यहाँ पर क्या लिखा कि H1 के कलर ये हो जाए, P का कलर ये हो जाए, तो ब्राउजर वही करेगा, सभी जो H1 है उसका कलर ये कर देगा एंड सभी जो P टैग है उसका कलर वो कर देगा, ठीक है। एंड देन ब्राउजर रीड करेगा ये जो इंटरनल सीएसएस है उसको। तो यहाँ पर आने के बाद ब्राउजर देखेगा कि पी टैग का जो बैकग्राउंड कलर है वो ये दिया हुआ है, तो वो क्या करेगा, एक्सटर्नल सीएसएस का जो कलर था पी टैग का बैकग्राउंड कलर उसको ओवरराइट करके वो नया वाला कलर इसको दे देगा, ठीक है। तो इसीलिए आप देख पाओगे कि H1 का जो पिछला वाला कलर जो कि एक्सटर्नल सीएसएस से मिल रहा था वो ही मिलेगा, बट ये जो P का कलर है वो चेंज होके ये हो जाएगा, ठीक है। एंड सभी P टैग का कलर ये हो गया। तो अभी ब्राउजर क्या करेगा, इसका तो काम हो गया, तो अभी वो बॉडी के अंदर आएगा, सभी HTML को रीड करेगा एंड देन जब ये इस P टैग के अंदर आएगा तो यहाँ पर देखेगा कि इंडिविजुअली ये वाला P टैग के अंदर एक स्टाइल दिया हुआ है जिसका बैकग्राउंड कलर ये है। तो ब्राउजर क्या करेगा, सिर्फ इस वाले P के लिए पिछला जो भी बैकग्राउंड कलर इसके ऊपर अप्लाई हुआ था, मींस ये जो ये वाला कलर इसके ऊपर अप्लाई हुआ था उसको वो रिमूव करके ये जो स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर जो इनलाइन सीएसएस दिया गया है उसको वो अप्लाई कर देगा। मींस ब्राउजर देखता है कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसका है। देखिए इस वाले P टैग के लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ये वाला स्टाइल शीट ही है, तो इसीलिए ये वाले P टैग के अंदर सिर्फ ये वाला स्टाइल ही अप्लाई होगा, बाकी कुछ भी अप्लाई नहीं होगा। बट बाकी जो P टैग्स है उसके लिए ये जो इंटरनल सीएसएस है वो अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि ये जो इंटरनल सीएसएस है इसका प्रायोरिटी इससे ज्यादा है, क्योंकि इसको मैंने ये जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट है उसके बाद लिखा है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, इसको मैंने सेव कर दिया एंड यहाँ पर जाने के बाद मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। देखिए इसका कलर चेंज हुआ, इसका कलर चेंज हुआ, इसका कलर चेंज हुआ, सिर्फ ये जो पर्पल कलर है इसका कलर चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ आप लोग जानते हो, ठीक है। तो देखिए अभी ये जो एक्सटर्नल सीएसएस है उसके बाद मैंने इंटरनल सीएसएस लिखा था, राइट। एंड इसीलिए ये जो P टैग्स है इसको छोड़ के
तो सभी के ऊपर ये वाला कलर अप्लाई हो गया, क्योंकि ब्राउजर पहले इसको रीड किया था, देन इसको रीड किया था, तो लास्टली वो इसको रीड किया था, तो इसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हुआ, राइट। तो अभी आप लोग एक काम करो, ये जो स्टाइल है इसको मैं अगर कट करके ये जो एक्सटर्नल सीएसएस है इसके ऊपर मैं अगर डाल देता हूं, तो अब बोलिए तो किसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगा, राइट। अभी ये जो एक्सटर्नल सीएसएस है इसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि देखिए ब्राउजर जब ऊपर से सब कुछ रीड करता है तब सबसे पहले उसको ये मिलेगा एंड देन उसको ये मिलेगा, तो लास्टली कौन आया, ये आया, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसका ही रहेगा, राइट। तो मैंने इसको सेव कर दिया एंड यहाँ पर जाने के बाद मैंने एक बार रिफ्रेश कर दिया, देखिए अभी वो जो पिछला कलर था वही वो ले रहा है, राइट। तो यहाँ पर सब कुछ एक्चुअली प्रायोरिटी का खेल है, आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए इसी तरह से ये जो एक्सटर्नल सीएसएस है ये काम करता है एंड ये सब चीज आप लोग सीख जाओगे धीरे धीरे, जब आप ये जो HTML है, CSS है, इसको लेकर हम लोग जब फर्दर काम करेंगे तो आप लोग समझ जाओगे कि यहाँ पर प्रायोरिटी का सब कुछ खेल है, तो किससे पहले कौन काम करेगा ये आप लोग ऑटोमेटिकली समझ जाओगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैंने जस्ट रेफरेंस के लिए आप लोगों को सब कुछ समझा दिया। सो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से एक्सटर्नल CSS काम करता है एंड किस तरह से एक्सटर्नल CSS को आप आपके जो वेब पेज है वहां पर आप लोग यूज कर सकते हो। बहुत ही यूजफुल होता है ये एक्सटर्नल CSS, आप लोग समझ गए होंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है CSS के अंदर, एक्सटर्नल CSS, तो इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे।